आज के वीडियो की शुरुआत हम भक्ति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं उनके एक दोहे से शुरू करना चाहते हैं। जैसा ये चैप्टर कह रहा है, ये चैप्टर बिल्कुल सटीक उनके दोहे पर मुझे आधारित दिख रहा है, तो उसी दोहे के अनुसार मैं इस आज के वीडियो का जो सेशन है मैं शुरू करना चाहूँगा। चूँकि ये वही चैप्टर है जो बता रहा है कि भारत में भारतीय संवैधानिक विकास की क्या क्या अवस्थाएं प्रमुख रही, यही हमको जानना है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत के संविधान का विकास हुआ, उस संविधान के विकास के पीछे अतीत में बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे अधिनियम थे जो कि भारत के संवैधानिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो मुझे वह दोहा याद आता है कबीर साहब का, जो कहते हैं धीरे धीरे रे मना सब धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो शायद इसी दोहे पर आधारित भारत का संविधान है, जो कि बहुत दिनों पहले से भारत के संविधान के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई थी। तो भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हुए आ पहुंचे हैं 1865 के कुछ अधिनियम पे। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था 1861 का अधिनियम, तो आज हम पढ़ेंगे कि 1861 के अधिनियम के बीच 1861 और 1892 के अधिनियम के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे अधिनियमों को पारित किया था। तो संक्षेप में मैं उस अधिनियम को आपको बताऊंगा, बाकी डिटेल्स में हम नीचे चर्चा करेंगे। 1865 में भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1869 में आता है। उसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में, भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो मैं आप लोगों के समक्ष लिख रखा हूं व्हाइट बोर्ड पे, और एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। कई बार कंपटीशन की परीक्षा में पूछा गया है, और बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ये सारा अधिनियम अपने नोट्स में नोट कर ले, आगामी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला अधिनियम आता है भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 में। ये आता है गैर सरकारी सेवा अधिनियम 1879 में, और एक अधिनियम आता है बाद में काउंसिल ऑफ इंडिया रिफिडेंशन अधिनियम 1889 में। तो मित्रों, अब हम इन सभी एक्ट को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण भारतीय परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे, क्योंकि अब भारतीय शब्द यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि घटना का जिक्र हो रहा है 1892 का, और 1858 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सत्ता को अपने अंडर में ले लिया था। तो यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से ये जाना जा रहा है। यहाँ पर भी भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर सब जगह, मतलब 1858 से पहले जो थे वो सिर्फ उनके साथ भारत शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। खैर, अब इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, तो इसमें यह किया गया था जो केंद्रीय काउंसिल होगी, जो केंद्रीय स्तर की जो सरकारें होंगी, उस सरकार में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ा करके 16 कर दी गई। यानी कि 10 और 16 के बीच में जो काउंसिल के सदस्य होंगे उनकी संख्या इतनी होगी। और आपको पता होगा कि काउंसिल में जो सदस्य हुआ करते थे वो 4 प्रकार के सदस्य होते थे, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके अलावा इसके द्वारा राजस्व, यानी कि जो सरकार की आमदनी होगी, वो उसका व्यय और खर्च पर बजट, व्यय और खर्च पर बहस करने का और कार्यकारिणी को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन प्रश्न पूछने का सिर्फ अधिकार दिया गया था,
वह ब्रिटिश सरकार चाहती तो उसको जवाब देती उस प्रश्न पर, नहीं तो नहीं जवाब देती। खैर ये अधिकार दिया गया था कि आप हम प्रश्न पूछ सकते हैं। खैर, और इसी अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हमने लिख रखी हैं। अब हम आते हैं एक बड़े बदलाव की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें बहुत सारे बड़े बदलाव देखे जाते हैं जो कि बहुत ही कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसको हम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी उसमें क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 तक होते थे, अब कितने सदस्य होने लगे, 16 से 60 के बीच में इनकी संख्या कर ली गई है। हालांकि सदस्यों की जो संख्या थी वह भारत के हर प्रांतों में बराबर नहीं थी, उनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से थी, जैसा कि हमने यहाँ पर संक्षेप में लिख रखा है। मद्रास में, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, बंगाल में, मुंबई में, ये सब देखिए मद्रास में संख्या 60 कर दी गई, बंगाल में संख्या जो थी वो 20 से 50 कर दी गई, उत्तर प्रदेश में जो संख्या थी वो 15 से 60 कर दी गई। यानी कि अलग अलग जगहों पर संख्या हमें समान नहीं दिख रही है, अलग अलग प्रांतों में संख्या अलग अलग दिख रही है। आज भी वैसा है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुछ अलग राज्यों में अलग प्रकार की है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से, सेम कंडीशन वही थी। है अब केंद्रीय विधान परिषद में 4 प्रकार के सदस्यों की क्या होती है, व्यवस्था होती है इसके द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। वो 4 सदस्य कैसे किस प्रकार के होंगे, एक होंगे पदेन सदस्य, दूसरे होंगे मनोनीत सरकारी अधिकारी, अगला होगा नामजद गैर सरकारी अधिकारी, और जो लास्ट में होंगे वो होंगे चुने हुए सदस्य। यानी कि जो ये सदस्यों की आप संख्या देख रहे हैं विधान परिषद में, कहीं 60 है, कहीं 50 है, कहीं कुछ है, तो ये जो सदस्य होंगे वो 4 प्रकार के सदस्य होंगे, वो इसी 60 के अंतर्गत आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि पहली बार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या होता है, भारत में प्रारंभ होता है। यह एक भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों के सामने रोड़ा बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। सांप्रदायिकता के निर्वाचन पर जब मुस्लिम कम्युनिटी को एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि मुस्लिम समुदाय जो होगा उनके लिए जो प्रतिनिधि होंगे वो अलग से प्रतिनिधि होंगे, और उन प्रतिनिधियों को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, अन्य किसी समुदाय के लोग मुस्लिम मतदाता को वोट नहीं कर सकते थे। यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम मतदाता ही वोट करते थे। अब अगली हम बात करते हैं समिति तथा भेदभाव पर आधारित मतदान, सीमित तथा भेदभाव पर आधारित मतदान। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चलिए ठीक है कि निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, मेंबर हमारे बढ़ाए गए जो विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन उन मेंबरों को जो वोट देने का अधिकार था वो सीमित रखा गया। यानी कि भारत का जैसे आम नागरिक है, आज प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो अपने मनपसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत दे सकता है। लेकिन यह 1909 में जो व्यवस्था बनाई गई थी भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, उसमें जो मतदाता होता था वह आम आदमी नहीं होता था, चुनाव लड़ने वाला भी आम आदमी नहीं होता था। हम मतदाताओं की बात करेंगे कि वो लोग वोट करते थे जिनकी आमदनी सालाना 15,000 होती थी, या फिर
10,000 रुपया वो सरकार को टैक्स देता था। और ये जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, जैसे यहाँ पर संख्या निर्धारित की गई है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में कौन मतदाता होगा वो भी संख्या निर्धारित की गई थी। यानी कि मद्रास में वो लोग वोट करेंगे जिनकी आमदनी 15,000 हो या फिर 10,000 रुपया प्रति वर्ष वो सरकार को टैक्स देते हो। मद्रास में व्यवस्था की गई थी। बंगाल में वो लोग मतदान कर सकते थे जिनको राजा या नवाब की उपाधि दी गई थी। मध्य प्रांत में भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी, यानी कि हर भारत के आम नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।